करंट में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला बात तो यही करेंगे कि करंट किस नेचर का है, क्या ये वेक्टर है या स्केलर है या टेंसर है। देखिए स्केलर के बाद क्या बोला? स्केलर, वेक्टर या टेंसर, तीन तरह का क्वांटिटी होता है, ठीक है, तीन तरह का। टेंसर नहीं सुनी कभी। टेंसर तुम, हमको याद है कि तुम ही 11th में हमसे पूछे थे, हम तो नहीं बताए थे, तुम ही इंट्रोड्यूस किए थे इसको। टेंसर मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन बदलने पे मैग्नीट्यूड ही बदल जाए। डायरेक्शन बदलने पे मैग्नीट्यूड, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लाइन ऑफ एक्सिस बदल दोगे तो मैग्नीट्यूड ही बदल जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं टेंसर। खैर करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे टेंशन वाला बात यह है कि स्केलर क्वांटिटी है तो ठीक है, बट डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ये कि ये स्केलर तो है, बट स्केलर कब और कैसे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के होने के बावजूद स्केलर है। फॉर एग्जांपल आपको पता है, जैसे मान लो ये एक वायर है, ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये वाला एंड आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो आप, और जाहिर सा बात है आपको इसका मैग्नीट्यूड भी पता ही होता है, अगर आप एमीटर लगा ली तो आपको पता है मैग्नीट्यूड। मान लो इसमें हम करंट 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन भी पता है आपको किस तरफ, बिना डायरेक्शन के इसका कोई मतलब नहीं है, तो कायदे से इसको वेक्टर होना चाहिए, बट ये फिर भी स्केलर है एज इट डज नॉट फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास एक वायर है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, ये दूसरा वायर है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा उसका वैल्यू कितना होगा बताओ जरा, 5 एम्पियर। अच्छा, क्या ये चीज 5 एम्पियर होना इस एंगल पे डिपेंड हुआ, डिपेंडेंसी है इस पे, नहीं है, मतलब कि वेक्टर होते हुए, अच्छा एक काम और करते हैं, यही वायर है 2 एम्पियर, उससे अब एक वायर और 90 डिग्री पे कर दिया, ये एंगल 90 कर दिया, अब बताओ जरा यहाँ से कितना निकलेगा, अभी भी 5 ही निकलेगा, मतलब कि इस एंगल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, एंड दैट इज व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ता हूँ। लिखोगे तो और टाइम लगेगा फिर, लिख रहे हैं। थोड़ा तेजी में लिखो फिर। तुम लोग की तरफ लाइट वाइट था कल भी, कट रहा था कल रात में, रात में क्या पता फिर आ गया क्या लिखे हैं, फॉलो ट्रायंगल लॉ। हाँ, फॉलोज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इधर कटा हुआ है क्या? इधर अभी है, रात वात से पूरा कटा, रात वही को तो नहीं था। कल, नहीं कल रात भर लाइट नहीं था, इसलिए तो बिना फैन के सो नहीं पाए, सो नहीं पाए तो उसका बदला अभी तुम लोगों के क्लास आधा घंटा लेट हो गया होगा, 2:30 बजे से क्लास रखे इन्वर्टर थे। से क्या नहीं, इन्वर्टर था लेकिन हम इन्वर्टर को क्लास के लिए बचा के रखे थे, तो मान लो कल भी लाइट नहीं आया तो अगला दिन फोन चार्ज कैसे करें, फोन चार्ज प्लस क्लास के लिए लैपटॉप दिन भर चलता है, बचाने के चक्कर में अभी नींद आ गया, अभी नींद आया तो तुम्हारा 2:30 वाला क्लास 3 बजे शिफ्ट हो गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट इज, अब जरा करंट को डिफाइन कर लेते हैं। द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
the net rate of flow of electric charge, the net rate of flow of electric charge through an electrical conductor or space, through an electrical conductor or space, through electrical conductor or space is called electric current. Is called electric current. ठीक है, जरा ये लाइन का मतलब समझें कि I इज इक्वल टू Q बाई टी. I क्या है? करंट. Q क्या है? चार्ज. एंड T क्या है? टाइम. मतलब करंट का जो वैल्यू होता है, इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन स्पेस. रेट मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज बाई करंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम इज करंट. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कौन आप क्या बोले? जो बोले उसी को लिख रहा हूँ. अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एन ई के बराबर होता है, ये आपको पता है. एन क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. याद करो, किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोस्टैट्स का स्टार्ट ही ऐसे किए थे कि मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इस पे चार्ज कितना आया? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19. अच्छा, 2 निकाले तो 2 इंटू 1.6, 3 निकाले तो 3 इंटू 1.6, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 9. उसी तरह करते करते मान लो n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो नेट चार्ज कितना आएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव या एडेड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है. Q इज इक्वल टू एनी, वहां पे पढ़े थे हम लोग, याद आ रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था ये, एक हेडिंग वहां पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैट. क्यों पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ाए थे आखिर में, शुरू में, एकदम शुरू में. इलेक्ट्रोस्टैट्स का तुम अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखोगे तो तुमको तीसरे चौथे पेज पे ये मिल जाएगा. पूरे चैप्टर के तीसरे चौथे पेज पे तुमको मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, जरा चार्ज का यूनिट बताना. कूलम है ना, चार्ज का यूनिट इज कूलम. टाइम का यूनिट सेकेंड, मतलब इसका एक यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड. और इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मतलब अभी में 2 तरह का फॉर्मूला मिल गया. अगर आपको करंट निकालना हो तो आप सीधा चार्ज फ्लोन बाई टाइम या फिर Q बाई टी या फिर एन ई बाई टी कर सकते हैं. और रहा बात उसके यूनिट का, तो उसको या तो कूलम पर सेकंड बोलिए आप, या फिर आप एम्पियर बोलिए. कूलम पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर. एंड दीज आर एसआई यूनिट. कैसे पता भाई? तो कूलम भी ऐसा यूनिट था, सेकंड भी ऐसा यूनिट था, इसलिए पता. कूलम मतलब जैसे चार्ज एम्पियर कैसा यूनिट? बड़े, नहीं वो नहीं बोल रहा. एम्पियर तो बड़े अमाउंट में भी उसका पता चल जाता है, तो कूलम का भी जो ऐसा यूनिट है वो भी बड़े. तुम क्या बोल नहीं समझे? एम्पियर हम लोग को पता चल जाता है, 6 एम्पियर 10 एम्पियर. हाँ, एम्पियर भी. एम्पियर देखो, एक्चुअली एम्पियर नॉर्मली हम लोग एम्पियर यूज करते हैं. हाँ प्रैक्टिकल यूनिट है, बट कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है. नॉर्मली हम लोग जो चार्ज मेजर करते हैं या जो चार्ज हमारे आसपास होता है वो माइक्रो कूलम में होता है. माइक्रो कूलम याद है? पूरे अर्थ का हम लोग निकाले थे 711 माइक्रो कूलम आया था.
711 फराड आया था कैपेसिटेंस, सॉरी तो कैपेसिटेंस आया। हाँ बट कूलम भी बहुत बड़ा यूनिट है। कूलम, एक कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा था, याद आ रहा है? माइक्रो फराड से ही माइक्रो कूलम 12 था। हाँ हाँ। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ। लिख लिए जल्दी। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स। करंट का नेचर क्या है और उसका सोर्स क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग करंट को क्लासिफाई कर रहे हैं दो टाइप में। एक को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? कॉमनली आप इसको बोलिएगा डीसी करंट। क्या बोलिएगा? पीछे सुने होंगे दो तरह का करंट होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। अभी आपको सब दोनों तरह के करंट को डिटेल में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग डीसी करंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद हम लोग थोड़ा सा मैग्नेट पढ़ेंगे। मैग्नेट के बाद फिर एसी करंट में चले जाएंगे। ये है डायरेक्ट करंट। होता है ना क्या? घर में। एक सेकंड, इसका सोर्स क्या है? बैटरी। डीसी करंट का सोर्स क्या है? बैटरी। अच्छा, डीसी करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? वैसा करंट, देखो सीधा ग्राफ ही बना रहा हूँ, वैसा इस तरफ तुम्हारा करंट है, वैसा करंट जिसका वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट हो। देख रहे हो, टाइम के साथ कांस्टेंट है करंट का वैल्यू। 1 सेकंड पे देखो तब भी उतना ही, 2 पे देखो फिर भी उतना ही, 3 पे देखो तब भी उतना ही, 4 पे देखो तब भी उतना ही। मतलब ये जो फिक्स्ड टाइप का नेचर है। क्या? दोनों तरफ टाइम इस तरफ करंट है आई और इस तरफ है टाइम। ठीक है, तो वैसा करंट जहां पे उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट हो टाइम के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। क्या बोलते हैं? डीसी करंट। और दूसरे टाइप का जो करंट है उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। टाइम बढ़ रहा है। हाँ, टाइम के साथ करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, उसको बोले डीसी करंट। अगर टाइम के साथ करंट का वैल्यू चेंज करेगा, करंट का वैल्यू ही और वैल्यू भी और डायरेक्शन भी, तब उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है जनरेटर। क्या सोर्स है इसका? जनरेटर। फोर्स बैटरी में कैसे कुछ भी। बहुत चीज हो सकता है, बट नॉर्मली जो आप जानते हैं वो आप बैटरी को जानते हैं, इसलिए बैटरी का बात कीजिए। घर में जो आता है वो डीसी में होता है। घर में जो आता है बिजली ऑफिस से, वो एसी होता है। देखो ये घर ऐसा, पे जो हम लोग यूज करते हैं। हाँ, पंखा चलाने में, बल्ब जलाने में वो एसी होता है, ये वाला होता है। इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए हर जगह पे करंट का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है ना, और साथ में डायरेक्शन भी बदल रहा है टाइम के साथ। तो वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फिक्स ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट झटका देता है, डीसी करंट झटका नहीं देता है। एसी करंट झटका देता है, डीसी करंट झटका नहीं देता, याद रखिएगा इस बात को। मतलब शॉक। शॉक। ठीक है, तो दो तरह का करंट होता है। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ डीसी करंट पढ़ेंगे, एसी करंट बिल्कुल भी बारिश के नहीं मौसम में पढ़ेंगे। बहुत
ठीक है, बारिश के मौसम में बहुत होता है। हाँ चलो आगे बढ़े, मुझे 2 बार हमको मारना है। हटाए ना। डीसी ना आपको पढ़ाना है। हाँ अभी सिर्फ डीसी पढ़ेंगे। डेफिनेशन लिखाइएगा। डेफिनेशन तो अभी बोल ही दिया, अ करंट इन विच इट्स मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड विद टाइम। ग्राफ वही तो बता रहा है, ग्राफ क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगा सिर्फ फिजिक्स। नहीं संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे सिर्फ फिजिक्स में। कहें मन कर रहा फिजिक्स का आपको टेंशन नहीं कर रहा है। है। अच्छा फी का क्या हुआ फिर, फिजिक्स चलो आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन भी करंट को डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे बात करें तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो देखो कितना टाइप आएगा। एक होगा तुम्हारा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। और जो तुम्हारा होगा दूसरा वो होगा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों में डिफरेंस समझिए। एवरेज जैसे आप लोग मोशन में काइनेमेटिक्स में भी पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या था, डेल एस बाय डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम वाज एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, डी एस बाई डी टी। उसी तरह यहाँ होता है, एवरेज करंट मतलब चार्ज फ्लो फॉर डेल्टा टाइम, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, चार्ज फ्लोन इन डेल्टा टी मतलब कुछ टाइम का गैप होगा, डेल्टा टी टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस वाला क्या होता है भाई, तो वैल्यू ऑफ करंट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, वैल्यू ऑफ करंट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना होगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। चलो एवरेज का फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आई का वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। जाहिर सा बात है वहां भी था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अच्छा इंस्टेंटेनियस का वैल्यू क्या बता, तो वहां पे भी जैसे इंस्टेंटेनियस में आए थे तो डी का टर्म यूज किए थे, यहाँ भी करेंगे। आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में, डी क्यू बाई डी। ये चीज समझ में आया, बोलो। हाँ अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। और अगर आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। मतलब ये कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो और आपको क्यू सॉरी आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो और आपको क्यू दिया हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक इक्वेशन दिया हो तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको करंट मिलेगा। उसी तरह अगर आपको करंट दिया हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, जैसे यहाँ देख रहे हो आप करंट दिया होगा
इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे dt के साथ तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू मिलेगा। ये ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि अगर हम आपको s दिए हो a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस एक्स, ऐसा आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको निकालना है v, तो आप क्या करोगे, उसको इस s को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, ds बाई dt निकालोगे, है ना, यही करोगे ना। एक सेकंड रुको। हाँ। चलो तो ये वहां देख लेंगे, और उसी तरह अगर हम आपको उसका ऑपोजिट देखेंगे तो उसका उल्टा पॉसिबल है। अगर ऐसा ही करेंगे तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा कैसे पॉसिबल है, देखो अगर आपको मान लो हम v दिए हुए टी के टर्म्स में, v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, और मतलब हम आपको v दे दिए। अब आपसे पूछ रहे हैं जरा बताओ s क्या है, तो आप क्या करोगे, v इंटू डी टी, मतलब v डॉट डी टी इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा s। वैसा ही कुछ यहाँ पे आप लोग को भी दिखा रहे हैं, i इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो अगर आपको डी क्यू निकालना हो तो आपको आई डी टी करना होगा। अगर डी क्यू क्यू दिया हुआ टी के टर्म्स में और करंट पूछा तो डिफरेंशिएट करेंगे, और करंट दिया हुआ टी के टर्म्स में और चार्ज पूछ रहा है तो इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। अच्छा, ये चीज ग्राफ से भी निकल सकता है, हम आपको बताए थे काइनेमेटिक्स में ही साफ साफ ये चीज हुआ था कि अगर आपको मान लो ग्राफ दिया हुआ है किसी दो चीज में और वो डिवाइड करने में आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ आपको Q और T के बीच में ग्राफ दिया और आपसे करंट पूछा, तो करंट Q और T को डिवाइड करने पे आ रहा है, तो आपको ग्राफ में उसके बदले स्लोप देखना होगा। और जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं आपको I और T का ग्राफ दिया हुआ और आपको Q पूछ दिया, तो Q निकालने के लिए क्या करना होगा, I और T को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब भी किसी दो चीज को मल्टीप्लाई करके निकालने से जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो आ रहा है, तो हम एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं। अब इसको जरा समझाता हूँ, देखो मान लो कि आपको V और T का ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, और आपसे पूछ रहे हैं हम S बताओ। S क्या होता है, डिस्टेंस इनटू स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमको जो निकालना है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। और अगर ऐसा आ रहा है कि एस वी इंटू टी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और ग्राफ से आपको निकालना, तो आप ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया अंडर ग्राफ। अच्छा, अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है एस और टी के बीच में ऐसा, और आपसे पूछे जरा पॉइंट ए पे स्पीड बताइए, तो v क्या होता है, एस बाई टी, मतलब जो आपसे पूछा है वो आपको डिवाइड करने पे आ रहा है। तो और आपको ग्राफ से निकालना, तो ग्राफ में आप उसके जगह पे क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप, समझे। तो अगर कोई दो चीज को डिवाइड करने पे आ रहा है और वो हमसे ग्राफ में निकालना है तो हम स्लोप निकाल देंगे। अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और हमको ग्राफ से निकालना, तो हम एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे। ये दो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा लिखिएगा। देखिए पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ गिव करंट। स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ gives current. Slope of QT graph gives current. दूसरा पॉइंट, एरिया अंडर एट IT curve gives total charge. Area under IT graph gives total charge. एक्चुअली में जो देता है वो होता है डेल्टा क्यू देता है, ना कि टोटल चार्ज, डेल्टा क्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखना, ये वाला चीज थोड़ा समझना भी। इफ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल आर पासिंग, if different charge particles are passing through an area, then current will be given as,
then current will be given as, देखो मान लो ऐसा कोई एरिया है, इस एरिया से एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो आप हमको जरा बताओगे, या ऐसा मान लो इलेक्ट्रॉन छोड़ो, ऐसा करते हैं Q1 चार्ज पार्टिकल एंड N1 Q1 चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, N2 Q2 चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, और N3 Q3 चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना जा रहा है, जरा देखो तो। इधर गया तो बोले Q1 N1 चार्ज पार्टिकल इधर गया, इधर भी देखो प्लस Q2 N2 चार्ज पार्टिकल इधर गया, और ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट के लिए हम लोग माइनस करते हैं N Q3। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल, N इज नंबर ऑफ पार्टिकल, Q इज वैल्यू ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय टाइम t। इससे क्या मिलेगा हमें, करंट मिलेगा। टोटल चार्ज, नेट चार्ज पास बाय करंट, ध्यान से देखोगे तो ये वही है, नेट चार्ज पास, नेट चार्ज। इधर कितना नेट चार्ज गया, N1 Q1, इधर कितना गया N2 Q2, और ऑपोजिट में कितना गया N3 Q3। तो इन सब का जो नेट आया, दो इधर और एक इधर, तो दो एक तरफ था तो ऐड किए, और एक ऑपोजिट में था तो माइनस किए। मतलब जब भी आप चार्ज करंट निकाल रहे होते हो तो आप चार्ज को डायरेक्शन के साथ कंसीडर करते हैं, डिस्पाइट ऑफ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यही तो स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। ठीक है, ठीक है, दिक्कत है अभी तक, बताइए। दिक्कत है फैजान, ठीक है, बोलो जल्दी। टाइम से क्या टाइम, करंट का फॉर्मूला क्या था, चार्ज बाय टाइम, नेट चार्ज बाय टाइम। तो नेट चार्ज तो निकाले और टाइम t से डिवाइड। अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन है, इसको हटा रहे हैं, एक क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सभी को पता है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट उसकी तरफ होता है या उसके अपोजिट होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उधर ही होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है करंट का डायरेक्शन उधर ही होता है। क्या बात, क्या बोल रही है? ये अगर कोई कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है, तो बाय कन्वेंशन हम लोग करंट का डायरेक्शन किधर लेंगे, इधर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका अगला पॉइंट, भाई अगला पॉइंट भी बड़ा ध्यान से सुनने वाला बात है। अगर प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है तब करंट का डायरेक्शन किधर लेंगे, प्रोटॉन के डायरेक्शन में ही। ये इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट। देखो देखो ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ करंट is same as direction of proton. Same प्रोटॉन का as, डायरेक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ये दिया रहेगा तुमको पता होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जाहिर सी बात है प्रोटॉन उसके ऑपोजिट में मूव करेगा। खुद सोचो ना, ये मूवमेंट क्यों होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब सोचो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचा चला आएगा, होगा ना, प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा रहा है तो करंट किधर, इधर होगा। अच्छा, अब इस प्लस की वजह से प्रोटॉन ढकेलाएगा, और जिस तरफ प्रोटॉन ढकेलाएगा करंट भी तो उधर ही होगा ना। देखो तो इस कन्वेंशन से असल करंट के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही रहेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें,
अगर बैटरी को अपोजिट लगा दे तो मूवमेंट भी उल्टा मतलब हो मूवमेंट जाएगा। होगा, उल्टा, हाँ सब उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया है करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज I1 एंड ड्यू टू प्रोटॉन इज I2। और हम आपको बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और प्रोटॉन इधर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इस तरफ, प्रोटॉन उधर मूव कर रहा है। आपको जरा बताना है कि इन दोनों के वजह से कुछ करंट होगा। द नेट करंट in this cross section area वैसे लिखते ऊपर में सबसे ऊपर current due to movement of electron is I2 and due to proton is movement of electron is I1 and due to proton is I2। The net current in this cross section area will be option 1 I1 plus I2, option 2 I1 minus I2, option 3 I2 minus I1 and option 4 more than 1 is correct। तो ये तो बड़ा ही सिंपल था। इस इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर मूव कर रहा है तो करंट इसकी तरफ की वजह से इधर होगा I1 और प्रोटॉन इधर है तो I2 इधर ही होगा। आंसर होगा ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम बता दिए तब आसान था, नहीं बता तो ये भी फंसा रहा था। छोटा छोटा चीज पे फोकस नहीं करने पे ही वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करें। ये भी था, अब अगला एक और करते हैं, एक करेंगे और एक होमवर्क लेंगे, उसके बाद आज का क्लास खत्म फिजिक्स का। लिख लेते हैं, जल्दी लिखो, हमारे पास क्योंकि सिर्फ 8 मिनट बचा, उसके बाद फिर बायोलॉजी भी पढ़ना है। क्या पढ़े बायोलॉजी में, अभी तक तो हम यही डिसाइड नहीं किए क्या क्या बचा हुआ है। देखता हूँ, एक दिन आप टाइम ले लीजिए। इतना किस्मत वाले नहीं हो तुम लोग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दो इवोल्यूशन हो गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़े हो कि नहीं अभी तक? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसका एक भी लेक्चर नहीं रखा तो पहुंचे हुए आदमी है। अरे समझ में नहीं आता है कब क्या देखें, वही सोचने में तो टाइम चल जाता है। सोचने में शुरू करें, कोई बात नहीं, चलो इतना लिख लिए। खत्म होगा ना, बस इतना हो गया, ठीक। आज बायोलॉजी में नहीं होगा तो स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या है? फूड हाँ, एक 31st चैप्टर था 9th में। खैर कोई नहीं, चलो अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। एक करंट है जो दिया हुआ है आपको, I is equal to 2 plus 40 एम्पियर। हाँ बहुत आसान है। वेयर T इज इन, एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ इजी चलेगा, लास्ट टॉपिक आएगा कुछ इंस्ट्रूमेंट, वहां पे दिक्कत थोड़ा सा करता है। पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत, गैल्वेनोमीटर, बस वही दिक्कत करता है, बाकी सब ठीक। करंट I is equal to 2 plus 40 एम्पियर, where T is in second, where T is in second, is flowing through a wire for 2 seconds.
is flowing through a wire for 2 seconds. ठीक है, find out amount of charge flown through, find out amount of charge flown through this time, या flown through wire, flown through wire in this time. देखिए आपको करंट दे दिए हम, आपको हम करंट दे दिए और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें जो करंट है वो 2 सेकंड के लिए फ्लो किया था, आपको बताना है चार्ज। देखो आप अभी तक हम लोग जान चुके हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जानते हैं ना, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हम लोग जानते हैं। अभी हमको I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, Q चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, और हमको Q चाहिए तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा Q मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। I का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 + 40, 2 + 40, और इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे आएगा 2t + 4t स्क्वायर बाई 2 आएगा, मतलब इक्वेशन आया 2t + 2t स्क्वायर, और लिमिट होगा 0 से 2 होगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 2 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 2 × 2 = 4, 2 = 8, 8, तो आंसर आएगा 12 कूलम। कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन देना, आज का क्लास एंड। अब एक क्वेश्चन जो अगला देंगे वो होमवर्क है, हटाएं। चलो अब अगला होमवर्क लिखो। करंट का आपको पैकेज भेजे हैं कि नहीं? नहीं, ठीक है, आज भेज देंगे। 20 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 20 ampere current flows through a cross section of 20 centimeter square, flows through a cross section of 20 ampere current flows through a cross section of 20 centimeter square for 20 millisecond. ठीक है, find out number of free electron crossing through that area. Find out number of free electron crossing through that area. ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो? नहीं बताया, देखते हैं कल बताएंगे कि बताए थे कि नहीं। कल नहीं, परसों, आज तो फ्राइडे है ना, परसों देखेंगे कि बताए थे कि नहीं बताए थे। क्वेश्चन आप करा दीजिए, ये होमवर्क है, चलिए एंड कर रहा हूँ क्लास। लिखे नहीं क्वेश्चन?